नमस्कार, गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव के बारे में। दरअसल खैरागढ़ का उपचुनाव ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की भविष्य की राजनीति की दशा दशा दोनों तय करने वाला है। कल मतदान है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस उल्टी गिनती में जब इसके परिणाम आएंगे तब कौन उल्टा सीधा होगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यहां मोर्चा संभाला था। कांग्रेस की तरफ से स्टार जो थे वो उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूरी टीम। कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। गर्मी के चलते पेयजल को लेकर और मेडिकल की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। 1,05,250 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी और लगभग इतने ही 1,06,290 पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के क्या इस बारे में बयान है, क्या उनके तर्क हैं, सुनते हैं। इसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। प्रचार थम चुका है। कल वहां मतदान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी श्रीमती डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन दोनों ही खैरागढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखे। वे छत्तीसगढ़ नहीं आए क्योंकि दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खैरागढ़ का चुनाव बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। उनके नेताओं में आपस में एका नहीं है और डी पुरंदेश्वरी ने तमाम प्रयास किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को रोक पाने में वे असफल साबित हुई और इसीलिए हार का ठिकाना उनके ऊपर न फूटे, उन्होंने अपने आप को चुनाव से दूर रखा। मेरे एक ट्वीट पर कांग्रेस के मंत्री ने कहा है कि यहां से अगर बीजेपी जीतेगी तो इस्तीफा दे देंगे। तो ये मान लें कि वो अपने इस्तीफे के लिए तैयार रहें। खैरागढ़ की जनता अपना बुलडोजर चलाएगी और कांग्रेस को साफ करेगी। कांग्रेस का जो भ्रम है, कांग्रेस का जो दम्भ है, उसको जनता तोड़ेगी और वो अपना इस्तीफा तैयार रखेगी। शिक्षक एलवी संकुल स्रोत केंद्र रामाटोला। तो हमने सुना किस तरह एक दूसरे को पटकने देने की बात की जा रही है। कोई भी हार मारने को राजी नहीं है। जाहिर है कि जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक कोई किसी से ना तो पराजित महसूस करेगा, ना किसी को जीता हुआ मानेगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे युवक कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल मिश्रा, भारतीय जनता मोर्चे के प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। उचित जी, चर्चा में कुछ अनुचित आया उसके पहले मैं सोचता हूं कि उचित बातें हो जाएं, क्योंकि हमने सुना कि कोई किसी से कमजोर साबित नहीं हो रहा है। अखाड़े में जब तक कोई पहलवान किसी की छाती पे चढ़ नहीं जाएगा तब तो कोई ची बोलने वाला नहीं है। तो हमें इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा परिणामों के जिस दिन आने वाले हैं। लेकिन कल मतदान के पहले आपको क्या लग रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है? प्रयास तो किए, साथ साथ दोनों की राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ ये कुछ बड़े नेताओं के अपने भविष्य की भी रास्ते तय हो रहे थे। यहाँ से इस उपचुनाव के बाद ये बात बताना बहुत जरूरी है कि बड़े, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये तो पूर्व से होता है कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी चुनाव जीतते आ रही है, नगरीय निकाय चुनाव जीतते आ रही है। तो यहाँ किसी को लेके भविष्य की चिंता और किसी की साख और इमेज और उनका कैरियर दांव पे नहीं लगा था। वहीं इस तरफ आप देखें भारतीय जनता पार्टी में तो बड़े नेताओं का, खासकर राजनांदगांव के जिले से डॉक्टर रमन सिंह जहां से आते हैं, चुनाव के बाद उनका क्या होगा। तो मैं जहां से देख रहा हूँ वहां पर खैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने, डॉक्टर रमन सिंह ने अपने पूरे संबंधों का उपयोग किया। पूरे अपने यार मित्र दोस्त संबंध सबका उपयोग करते हुए काफी सक्रिय नजर आए। तो कहीं न कहीं उनको जी तो कहीं न कहीं उनको ये कि ये उनके पे आने वाली बात वो हारते हैं तो उनके कैरियर की एक कट ऑफ पॉइंट आप यहाँ से जोड़ सकते हैं वन संपादक जी। वही दूसरी ओर
जो अन्य लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में भी आप ये मत समझिए कि एक ही गुच्छे में सब एक ही बुके में सारे फूल लगे हुए हैं जी। यहाँ भी अलग अलग गुच्छे, अलग अलग बुके हैं, एक एक एक, एक इस गुट में है तो एक इस गुट में है, लेकिन जो यहाँ पे सफलता और असफलता जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। उनके लिए जीत बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए हार ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि उनका रास्ता, भविष्य का रास्ता तय होगा। हालांकि क्या जीतते हैं क्या हारते हैं ये तो 16 तारीख को ही तय होगा, ये भविष्य की गर्त में है। वर्तमान में दोनों ही पार्टियों ने लेकिन जम के मेहनत ठोकी है, अपने ताल ठोकी है, अपने बड़े नेताओं को उतारा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी 6-6 दिन 7-7 दिन वहां पे मुकाम किए हैं, वहां कैंप किए हैं, लगातार वो माइन्यूटली भी उनका पूरा वॉच रहा वहां पे, बूथ स्तर पे कैसे काम हो रहे हैं वो बड़े करीब से देखा है। वही डॉक्टर रमन सिंह, उनके सुपुत्र, उनकी पूरी टीम, उनकी राजनांदगांव की टीम पूरी की पूरी वहां लगी रही। अब वो जो कितनी शिद्दत से वहां काम हुआ ये तो मैं बताना मुश्किल है राघवेंद्र जी, लेकिन दोनों ही लोगों ने बड़े मतलब इंतजाम के साथ, धनबल के साथ, बाहुबल के साथ और जितनी चीजें हो सकती थी वहां सदुपयोग किया। लेकिन थोड़ा सा ये देखूंगा मैं कि थोड़े से बयानवीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ज्यादा आए, फील्ड में थोड़े से काम करते नजर आए, कम आए। जो बाकी विजिटर्स जा रहे थे अन्य शहरों से वो एक पर्यटक की भूमिका में ज्यादा देखे गए, बजाय वहां पे वार्डों पे, बूथों पे जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। बिल्कुल उसके जी मैं लौटता हूँ उचित जी आपके पास। दरअसल आपने जो कुछ कहा उसमें बीजेपी को खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी की जो नए नेताओं की टीम है उनके सामने बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन जो पुराने लीडर हैं, पार्टी तो बहुत कुछ नहीं खोगी, लेकिन पुराने जो नेता आपने कहा कि उनके भी भविष्य के रास्ते तय होने वाले हैं, उसमें रमन सिंह का आपने जिक्र किया है। और दूसरी बात है कि जो व्यक्ति 15 वर्ष तक सीएम रहा हो और उसके 5 साल बाद आप सोचिए कि 20 साल की राजनीति तो सत्ता में निकल गई, उसके पहले वो केंद्रीय मंत्री थे, तो बहुत कुछ उनके लिए पास भी खोने को हम मानते हैं कि है नहीं, क्योंकि भाजपा में उम्रदराज नेताओं को एक तरह से मार्गदर्शक मंडल में रखने की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में उनकी क्या भूमिका होगी, दिल्ली में क्या होगी, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन आपने जो बताया वो महत्वपूर्ण है कि इस पूरे मामले में युवाओं की जो टीम है उसके लिए अवसर है। तो मैं कह सकता हूं कि निशिकांत पांडे जी इस बात पर खुश हो सकते हैं कि नतीजा जो भी आए, लेकिन उनका कल तो उनका ही है। और ऐसे ही अंशुल मिश्रा जी का भी कल कांग्रेस के भीतर है। तो निशिकांत जी क्या देखते हैं, क्योंकि ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि जिन नेताओं ने कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे वो इस्तीफा तैयार कर लें। जाहिर है कि भाजपा वहां पहले भी नहीं जीती थी, कांग्रेस भी वहां नहीं जीती थी, दोनों हारी हुई पार्टियां दाव लगा रही हैं। एक महाराजा के अनुपस्थित होने पर, उनके दिवंगत होने पर, क्या लगता है कल का मतदान किस तरफ जाएगा? बिल्कुल, खैरागढ़ की जनता हमको पसंद करेगी, हमारे कोमल जी को वोट करेगी और कमल का बटन दबा के ये निरकुंज सरकार को 2023 के आगाज का एहसास कराएगी। जरूर ब्रजमोहन जी हमारे वरिष्ठ नेता है और 40 साल का उनका अनुभव है, वो सोच समझ के ये बात बोले थे। लेकिन अमरजीत भगत जी की बात मैं करूं तो उनको इस चुनाव के बाद इस्तीफा तो देना ही है, चाहे वो हार के इस्तीफा दे या ऐसे मंत्रिमंडल में फेरबदल हो तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। उचित शर्मा जी की बात से मैं असहमत हूँ, हालांकि उनका दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है। असहमति ये नहीं बात है कि मैं उनसे कोई डिबेट करूंगा, लेकिन उनका दृष्टिकोण शायद ये था कि कहीं भाजपा के पास खोने के लिए या पाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास पाने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ है और उसका आगाज हम खैरागढ़ से करेंगे। और जरूर जनता के बीच में हमने इस सरकार की नाकामयाबियों को पहुंचाया है, इनके वादे खिलाफी को पहुंचाया है और घर घर जाके मतदान करने का आग्रह किया है। जरूर 16 तारीख को इसके परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, जिससे कांग्रेस की वहां हाथ। और दूसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही कि वहां पे कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी। जब हम छत्तीसगढ़ में सत्ता से बेदखल हुए थे तो भी खैरागढ़ इनके पास नहीं था, वो 30,000 के गड्ढे से पटा हुआ था। आज ये 30,000 का गड्ढा कैसे पाटेंगे ये भी सोचने वाली बात है, जबकि जब इनके पास वादे खिलाफी के लंबे लिस्ट है इनके पास, जिसको लेके भाजपा और संपूर्ण कार्यकर्ता, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता घर घर तक गया है। जी चलिए पूछ लेते हैं अंशुल जी, जाहिर है कि कल मतदान है और 16 अप्रैल को फैसला आ जाएगा, नतीजा आ जाएगा, लेकिन उसके पहले जितनी भी हम उलटबाजियां कर सकते हैं, कवायद कर सकते हैं, एक दूसरे की खींचतान करने की, टांग खिंचाई की अवसर है, आज भी है, कल भी रहेगा और 16 तक कर सकते हैं। असहमत हैं
निशिकांत जी उचित शर्मा जी की बात से कि उनके पास खोने के लिए भले कुछ नहीं, पाने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ है और आपकी नाकामियां लेकर वो गए हैं जनता के बीच में, क्या कहना है आपका? ब्रजमोहन जी के वक्तव्य से और निशिकांत जी के वक्तव्य से मुझे कुमार विश्वास की 2 लाइनें याद आती हैं कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। आज बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी की हालत सिर्फ रंग के भंग में देखते हुए समझ में आती है। इसको अति आत्मविश्वास कहा जाता है कि आपको ये तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। हमारी जीत सुनिश्चित क्यों है महोदय, इस पर मैं आपका प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रदेश के प्रभारियों का दूर रहना, शिवराज जी का छत्तीसगढ़ आना और धर्म की बात करना, संसद की बात करना, कवर्धा की बात करना, विकास की बात ना करना, और साथ ही साथ इनके केंद्रीय मंत्री पटेल साहब का यहाँ आना और पटेल साहब द्वारा सिर्फ और सिर्फ किसानों को यह कहना कि छत्तीसगढ़ में अगर 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिलेगा तो छत्तीसगढ़ बर्बादी के रास्ते पर चला जाएगा। ऐसे बेतुके बयान देना, मुद्दा विहीन बातें करना कहीं ना कहीं यह सिद्ध करता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बहुत उम्दा काम किया है। और हमने क्या किया महोदय, हमने संकल्प पत्र जारी किया क्योंकि हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। हमने कहा कि जैसे ही हम जीत कर आएंगे उसके दूसरे दिन हम जिला बनाएंगे। तो रमन सिंह जी ने पूछा कि आप दूसरे दिन जिला कैसे बनाएंगे, तो उन्हें मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम पुष्पा हैं महोदय, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जिस प्रकार से हमने किसानों का कर्जा माफ किया था 24 घंटे के अंदर में, उसी प्रकार से हम जिला भी बना डालेंगे। हमने यह कहा कि हम संगीत विश्वविद्यालय बनाएंगे, हम विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन ये धर्म और धर्मांतरण की राजनीति में फंसते जाएंगे। तो यह जनता जनार्दन ये समझती है कि रीति उनकी क्या है। हमारे कार्य करने का तरीका यह है कि हमें विकास के मुद्दों पर बात करना है, और इनके कार्य करने का तरीका यह है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, सिख ईसाई करना है। तो अगर सिख ईसाई उन्हें करना है तो वो आपस में करते रहेंगे। जनता जनार्दन इनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और खैरागढ़ एक जिला बनते हुए नजर आपको भी मुझे नजर आएगा महोदय। बिल्कुल उचित जी, निशिकांत पांडे जी और अंशुल को देख के लग रहा है कि जैसे कॉलेज में कोई इलेक्शन चलते हैं और उसकी डिबेट अपन सुनते हैं, तो बिल्कुल वैसे फील आ रहा है कि आप कॉलेज के चुनाव में हैं और महोदय जैसी बात कर रहे हैं। वैसा सुनने में लगा भी कि अभी बहुत ही शैशव काल में है ये राजनीति के, और लेकिन जा रहा है, अच्छी लाइन पकड़ रहे हैं, ठीक दिशा में जा रहा है मुझे लग रहा है, दोनों ही हमारे साथी बीजेपी और कांग्रेस के। तो सीधी सी बात है कि उचित जी, असहमत तो आज सभी रहेंगे एक दूसरे से, और वो 16 तक रहने वाले हैं। उसके पहले तो जैसे यूपी चुनाव हमने देखा था, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी सभी कह रहे थे, और आप देखिए कई लोगों ने कहा था कि वो यूपी छोड़ देंगे, किसी ने कुछ कहा था, और नतीजा आने के बाद क्या स्थिति सबको मालूम है। ये तो सिर्फ एक चुनाव है, मामूली सा उपचुनाव जिसे कहते हैं, एक उपचुनाव, और उस पर पूरी बीजेपी का फोकस करना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का वहाँ जाना, शिवराज सिंह चौहान का, फिर ज्योतिराज सिंधिया का जाना, प्रहलाद पटेल का जाना, भूपेश बघेल और उनकी पूरी टीम का लगे रहना, ये बताता है कि कांग्रेस इस सीट को पाना चाहती है और बीजेपी इस पर पूरा दाव इसलिए लगा रही क्योंकि जैसा आपने कहा शुरुआत में कि सारे बड़े नेताओं का भविष्य इस उपचुनाव पर टिका हुआ है। मेरा सिर्फ इसमें एक शब्द जोड़ना है कि इस उपचुनाव का जो नतीजा है वो सिर्फ एक बहाना है। बीजेपी के नेताओं का भविष्य तो मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान ने तय कर दिया होगा, वो इस चुनाव के नतीजे पर सिर्फ उसका क्रियान्वयन करेगी मुझे लगता है। बाकी आपकी राय? जी, आपने सही कहा, पहले चीज से दोनों युवाओं काफी उत्साही है। तो आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की कि दोनों उत्साही है, और लग रहा है कि ये आने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के होने वाले बड़े नेताओं में से 2 नेताओं जिनको हम देख रहे हैं। और हाँ, आपने जो कहा कि ये जो बातें हैं, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, तो मुझे लगता है कि ये जो है, आपने कहा कि उन्होंने पहले ही निश्चित कर लिया, ये बात नहीं है, निश्चित तो पहले से वो हो गया है। लेकिन ये वाली चुनाव की जीत अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर होती है तो उनमें कुछ थोड़ा सा जीवन रक्षक चीजें उनको मिल जाएंगी। जीने के लिए कुछ चीजें, समय मिल जाएगा, सोचने के लिए कुछ बातें मिल जाएंगी, देखने के लिए कुछ और वक्त मिल जाएगा। एक कोरोना काल में रेमडेसिविर की तरह वो चीजें उनको मिल पाएंगी इस चुनाव से। तो ये एक उम्मीद देखी जा सकती है कि थोड़ी सी संजीवनी उनको मिल सकती है इस उपचुनाव से। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ देखिए, कांग्रेस की तरफ पड़ना वैसे भी भारी है। एक तो उपचुनाव वो जीतते आए हैं, दूसरा उनके मुख्यमंत्री के वादे जो उन्होंने किए थे वो पूरे किए हैं, तीसरा 2500 वाली धान वाला जो मैटर है, उमेश पटेल जी ने जो वो करके गया, जो
जो उन्होंने बयान दिया कि 2500 में जो किसान वाली बात को जिक्र करके गया, जो छेड़ के गए, तो वो काफी इम्पैक्ट पड़ा। जो उन्होंने एक अपना तुर्क का पत्ता चलाया जी, जो मास्टर स्ट्रोक चलाया डिस्ट्रिक्ट बनाने का भूपेश बघेल ने, ये बहुत सरीदे से काम कर रहा है, नो डाउट इस पे कि ये जो बहुत कारगर सिद्ध हुआ, ये इनका मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस का। तो ऐसे कई चीजें हैं, एक महिला कैंडिडेट होना, फिर जिस तरीके से राज परिवार से प्रेस वार्ता लेना, मैडम का जो इनकी पत्नी थी राजा साहब की जो मरूम हुए हैं, देवव्रत सिंह, उनकी पत्नी का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, उनके फेवर में, कांग्रेस के फेवर में बात करना, तो ये सब कई चीजें जो है जिससे लग रहा है और पूर्व भी लगता है कि कांग्रेस जो है वो अपर साइड पे, पहले तो उन्होंने महिला कैंडिडेट नियुक्त किया, राज परिवार का साथ लिया, वहां पे अपने लोधी कैंडिडेट दिया जिसकी बहुतायत है वहां पे। तो ऐसे कई तरीके हैं जो अपने वादे हैं, नरवा गुरवा के काम है, रूरल इकोनॉमी है, इनका राजीव मितान क्लब है, ऐसी कई चीजें हैं जो कि रूरल इकोनॉमी को फोकस करती है, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम करती है। तो कांग्रेस के पास भूपेश के वादे जो थे, भूपेश के कार्य है, वो दिखाने के लिए थे, वो दिखाया भी उन्होंने। तो इसका प्रतिफल मैं फिर कहना चाहूंगा प्रबंध संपादक जी कि ये जो है एक अपर हैंड में कांग्रेस को आप हमेशा से बोल सकते हैं। जो जद्दोजहद से चल रही है, धन का प्रयोग, बल का प्रयोग सब चल रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी कोसने का काम कर रही है राज्य सरकार को, और उसके बाद कोस का भी इस्तेमाल कर रही है। दोनों ही कोस का इस्तेमाल वहां हो रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ था वहां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास केवल और केवल कोसने के अलावा वहां कोई काम दिखता नजर नहीं आ रहा। उचित जी, कांग्रेस सरकार में है, दिखाने के पास उसको पूरा संसार है, विपक्ष में है बीजेपी, और 15 साल की सरकार के बाद वो विपक्ष में आई है, तो उसके पास अभी वो डिफेंसिव मोड पर ज्यादा है, आक्रामक। बिल्कुल सही, आक्रामक काम है। और दूसरी की चीज, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कुछ उनके चेहरे, उनके मंत्री सामने आते हैं, तो कांग्रेस क्या करती है कि उनके 15 साल का रिकॉर्ड खोल लेती है। 13 मंत्री जैसे ही कुछ बोलते हैं, 13 में से एक मंत्री भी कोई कुछ बोलता है, तो कांग्रेस उनके पुराने 15 साल के रिकॉर्ड निकाल के ले आते, और वो रिकॉर्ड जो बहुत अच्छे नहीं भी थे, उसी का ही दुष्परिणाम था कि 70 सीट पे जो आज कांग्रेस बैठी है, वो इनके मंत्रिमंडल या लोगों को जो उनका पसंद नहीं करना, जो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे वो अभी लीडर नहीं है जो बोल सके, जो काम कर सके, या जो चीजें एक बिल्कुल डायरेक्ट अटैक कर सके भूपेश बघेल पे, ऐसे कोई लीडर नहीं है। जैसे वो बोलते हैं तो कांग्रेस उनका पूरा कच्चा चिट्ठा लेके खड़े हो जाती है। तो नो डाउट कि कांग्रेस का अपर हैंड है, और सक्रियता की भी कमी दिखी, सक्रियता भी उतनी नजर नहीं आई जो प्रतिपक्ष में रहने के बाद होनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें, लेकिन इसके बाद भी भाजपा के पास एक मजबूत संगठन है, उसके पास एक, भले ही वो दूसरे राज्यों से लोग आए, लेकिन वो आक्रामक लीडर है जो बहुत ही तूफानी बातें करते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, निशिकांत पांडे जी, और मेरा अंशुल से एक आग्रह है, आप भविष्य के नेता हैं, तो मैं बिन मांगे एक सलाह देना चाहता हूं आप लोगों को। वो वैसे देना नहीं चाहिए जब तक कोई सलाह ना मांगे, लेकिन चूंकि आपसे संवाद हो रहा है, अक्सर बातचीत हो रही है, तो उसके चलते मैं ये बता रहा हूं कि आप राजनीति में लंबा चलना चाहते हैं तो पॉजिटिव बातें करें। अगर आपके प्रतिपक्ष की, आपके किसी विरोधी की अच्छी बात है तो उसको स्वीकार करें, पब्लिकली जनता के सामने उसको स्वीकार करेंगे तो आप एक साहसी लीडर कहलाएंगे। और अगर सच उसकी है और आप उसको खारिज करेंगे तो फिर जनता आपके बारे में तय करेगी कि आप सच को स्वीकार नहीं करते हैं, लीडर थोड़े से कम अच्छे हैं, अच्छे तो हैं लेकिन कम अच्छे हैं। यही बात अंशुल जी की है। अगर बीजेपी की खूबी है तो आपको उसको बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए। अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपका भविष्य, सबका जो अच्छी बातों को स्वीकार करेगा, भले ही वो शत्रु की हो, तो फिर राजनीति में आप लंबा चलेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में अब ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो अपने विरोधी का भी सच स्वीकार करें और उसकी प्रशंसा करें। ये कभी बातें हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी में, राजीव गांधी जी में, इसलिए वो आज भी इतने सालों के बाद भी लोग उनको याद करते। आज हम उनकी बात कर रहे हैं। तो चूंकि आपकी राजनीति लंबी चलेगी तो मेरा सिर्फ ये 2-3 वाक्यों में आपको एक मशवरा था, आप अच्छा लगे तो स्वीकार करिए, वरना फिर जो आपका मन करे उस पर आप चल सकते हैं। निशिकांत पांडे जी, आपकी राय। जी बिल्कुल, आपके महत्वपूर्ण राय पर जरूर प्रकाश जो आपने दिया है हमारे भविष्य के लिए, उसको ध्यान में रखेंगे। अभी हमारे अंशुल मिश्रा जी ने एक दोहा दिया था, उसके साथ मैं भी दोहा देता हूँ जी। जब नाज मनुष्य पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। आप देखिए, जैसे ही चुनाव में भूपेश जी गए तो अचानक उनको याद आया कि हम 24 घंटे में जिला बना सकते हैं। सरकार उन्हीं की थी, 70 विधायक उनके पास थे, एक और विधायक मिलेगा तभी वो खैरागढ़ जिला बनेगा।
ये बताना चाह रहे थे या धमकी दे रहे थे या प्रलोभन दे रहे थे खैरागढ़ की जनता को, वो खैरागढ़ की जनता समझेगी। दूसरी बात जो हमारे अंशुल भाई ने कहा कि हम जीत रहे हैं, आप जीतेंगे, आपको मैं शुभकामना दूंगा, लेकिन अभी 16 तारीख तक परिणाम आने बाकी हैं और मुझे लगता है जिस तरह से हताशा और निराशा दिख रही है वो चुनाव आपके हाथ से निकल चुका है और कल जो मतदान होंगे वो आपके वायदे खिलाफी के अगेंस्ट में होंगे, भूपेश जी के अगेंस्ट होंगे, कांग्रेस के खिलाफ होंगे। जब आप वहाँ 2018 में चुनाव हारे थे 30,000 वोट से हारे थे, हम पीछे थे 872 वोट से, कोमल जंगल जी 872 वोट से मात्र पीछे थे। इस बार आमने सामने का टक्कर हो रहा है अंशुल जी, और आपको भी बधाई देना होगा अगर 16 तारीख को परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। और एक वायदा कीजिए कि अगर आप चुनाव हार गए तो वहां फिर 24 घंटे में जिला बनाने का जो आपने घोषणा किया, वादा किया है, वो उसको पूरा करेंगे। खैरागढ़ की जनता के साथ वादा खिलाफी नहीं करेंगे। चलिए अंशुल जी। महोदय, एंकर महोदय, पहले तो मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि आप बहुत वरिष्ठ और आपने मुझे जो सलाह दी है, मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे जो अच्छी सलाह मिलती है वो मेरे लिए सोने के बराबर होती है, और मैंने आज सोना प्राप्त कर लिया, उसके लिए भी साधुवाद है। और मैं इसी परिपाटी पर चलने वाला व्यक्ति हूं कि जो अच्छी चीजें होती है उसको गेन करना चाहिए, लेकिन मैं अच्छी चीजों को उनमें से कैसे गेन करूं, क्योंकि मेरा जो गेट होता है वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में आ जाता है। 5 दिन पहले ही बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि देवव्रत सिंह जी का जाना जनता जनार्दन के लिए सौहार्द भरा माहौल है। अब मैं इस बात को कैसे अच्छे कहूं और कैसे मैं बीजेपी को कह दूं कि भैया आपने बहुत अच्छा कहा। अब शिवराज सिंह चौहान जी इतने बड़े नेता हैं, वो आते हैं, हमारे भी मामा है, सबके मामा है, एक प्रदेश के, बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हम भी उनको सुनना चाहते हैं। जब वो धर्म जाति विशेष की बात करते हैं तो मैं कैसे उनकी अच्छी बातों को ले लूं। आपने मेरे को कितनी अच्छी बात कही, उसको मैंने गेन कर लिया। अब भैया ने बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न किया कि अगर आप हार गए तो भैया वादे और दावे के साथ और पूरे भरोसे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारी हार तो कहीं से कहीं तक होने वाली नहीं है। अगर आप हार गए तो आप क्या करेंगे गंडाई की जनता के लिए, आप उसके बात तय कर लें, पार्टी लाइन वो तय कर लें। सबसे पहले दूसरी बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हमने संगीत विश्वविद्यालय खोलेंगे ऐसे करके भी वादा किया, हमने संकल्प पत्र जारी किया। मैं बड़े विनम्रता से यह पूछना चाहता हूं, वहां पर भी 2-2.25 लाख की जनता है, मैं बड़े विनम्रता से बीजेपी से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने संकल्प पत्र जाहिर क्यों नहीं किया, उन्होंने आज तक हमें ये क्यों नहीं बताया कि वो क्या करेंगे जीतने के बाद। अब आप स्वयं अपने आप में हार रहे हैं, आपके आला कमान के नेता वहां खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आप खुद ही तय कर रहे हैं, खुद ही मोहर लगा रहे हैं कि आप हार रहे हैं, और उसके ऊपर प्रश्न हमसे पूछते जा रहे हैं। खैर, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, प्रश्न पूछना, वाजिब प्रश्न पूछना एक दूसरे का अधिकार है, आपके अधिकारों का बहुत बहुत सम्मान है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, पूरा वादा है और पूरा दृढ़ संकल्पित होकर हम इस रण में उतरे थे कि जो लोकतंत्र का कल आह्वान होने वाला है उसमें जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सुनिश्चित है। महोदय, चलिए अंतिम टिप्पणी के लिए मैं उचित जी आपके पास आ रहा हूं। ये चुनाव के नतीजे तो 16 तारीख को आएंगे, लेकिन जब कांग्रेस की हवा चल रही थी छत्तीसगढ़ में, बीजेपी उसमें उखड़ गई थी, तब भी ये सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई थी, और अब ये सीट जीतने का दावा वो कर रहे हैं। उसके पीछे उनके 3.5 साल के कामकाज भी हैं और भूपेश बघेल की लोकप्रियता भी है। लेकिन सच को स्वीकार करने के लिए लेकिन अगर मगर का जो उपयोग है वो पूरी बातचीत को बहुत हल्का कर देता है कि लेकिन ऐसा हुआ, मगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। मुझे लगता है कि 16 को सारे किंतु परंतु के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा जो आज बात हो रही है 16 को भी वो प्रासंगिक रहे, ऐसी बात करना चाहिए, जो जीत रहा है वो भी और जो हार रहा है वो भी। आपकी बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी उचित शर्मा जी। जी, पहले मैं एक निशिकांत को एक बात बताना चाहूंगा कि ये राजनीति में ऐसा होता है कि वादे किए जाते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में यह वादा किया था कि आप मुझे पूरे के पूरे सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य बना के दूंगा। ऐसी बातें की जाती है, और ऐसे जैसे छत्तीसगढ़ के लिए, जिले के लिए आप बात कर रहे थे कि 4 साल से आप क्या कर रहे थे, जिला नहीं बना, ऐसे वादे किए जाते हैं। दूसरी चीज ये बातें राघवन जी जो आप कह रहे हैं कि वो वहां पे कांग्रेस वहां भी हार गई थी, कांग्रेस वहां तीसरे नंबर में थी, लेकिन वहां पे कांग्रेस जिस कैंडिडेट ने चुनाव जीता था वो जनता कांग्रेस से आते थे। देवव्रत सिंह की अपनी पर्सनल छवि थी, राज परिवार से आते थे, सांसद वो रह चुके थे, युवा कांग्रेस के वो अध्यक्ष रह चुके थे, उनकी व्यक्तिगत छवि काफी अच्छी थी। उन व्यक्तिगत छवि के कारण वो चुनाव जीते थे, जो बहुत ही थिन मार्जिन से, भले 870 वोट से जीते थे, और जंघेल जी मात्र 870 वोट से हार गए थे, ये बात अलग है, लेकिन वहां पे जो जीत हुई थी वो देवव्रत जी की अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण हुई थी। आज वो नहीं है, उनके मतलब उनके बिहाफ में अगर राज परिवार का किसी को आशीर्वाद है या उनको सहमति है या उनका समर्थन है,
तो वो कांग्रेस का है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार वो गैप मेकअप कर लेगी। चलिए, समय खत्म हो चला। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। उचित शर्मा जी आपका भी, निशिकांत जी आपका भी, और अंशुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कल मतदान होगा और 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। तब तक आपसे इस मुद्दे पर हम विश्राम लेते हैं और लौटेंगे आपके पास फिर किसी और मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।